हाँ देखो बेटा, दिस गिवन सेंटेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट नरेशन, ये तो जानते हो ना, एंड इट हैज टू बी चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। अ डायरेक्ट नरेशन हैज टू पार्ट्स। कितने पार्ट होते हैं? दो। पहला पार्ट क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच। क्या होता है इसमें? कौन होते हैं? जो दो या दो से अधिक पार्टी आपस में बात कर रही हैं, वो वाली पार्ट कौन सी कही जाती है? रिपोर्टिंग स्पीच। तो इसमें बात कौन कर रहा है? ही और देम। तो इतना हिस्सा क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच। और जो बात की जा रही है वो आपने काहे में लिखा? डबल इन्वर्टेड कामाज में। ये इसके बीच का हिस्सा कौन सा कहा जाता है? रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहा जाता है? अब इसका सब्जेक्ट, इसका वर्ब, इसका ऑब्जेक्ट क्या कहा जाएगा? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक। अब इसका सब्जेक्ट और इसकी वर्ब और इसका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या कहा जाएगा? रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब। समझ गए? ठीक। अब इसमें ध्यान दो कितने नियम हैं। केवल आपको हम 6 शब्द बताएंगे, 6 शब्द याद कर लो। 6 स्टेप आपको क्या करेंगे? आपके इनडायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने में पूरी मदद करेंगे। देयर आर ओनली 6 बेसिक रूल्स। कितने बेसिक रूल हैं? 6 बेसिक रूल हैं दैट आर हेल्प्ड टू चेंज अ डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। फर्स्ट क्या है आपका? रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट क्या है? सेकंड क्या है? कामा इन्वर्टेड कामास। थर्ड क्या है? रिपोर्टेड सब्जेक्ट। 4 क्या है? रिपोर्टेड वर्ब। और 5 है रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। और 6 है वर्ड शोइंग नियरनेस। अब जरा ध्यान दो, पहला आपका रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा आपका कामा आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ये सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच वाला कैसा है जरा देख के बताओ। इंट्रागेटिव। काहे से शुरू है? क्वेश्चन वर्ड से। 2 प्रकार से इंट्रागेटिव शुरू होती है, क्वेश्चन वर्ड से और हेल्पिंग वर्ब से। तो ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, तो सेड को हम सीधे आस्क्ड, क्वेश्चन, इंक्वायर्ड में बदल देंगे, चाहे इसके साथ ऑब्जेक्ट हो या ना हो। तो क्या लिखें बोलो? ही आस्क्ड देम। अब दूसरा नियम हमने बताया था कामा इन्वर्टेड कामास। तो ये कामा इन्वर्टेड कामास इज रिमूव्ड एंड इन प्लेस ऑफ कामा इन्वर्टेड कामास वी यूज अ कंजंक्शन और अ प्रीपोजिशन। द गिवन सेंटेंस इज स्टार्ट्स विद द क्वेश्चन वर्ड, देन वी यूज क्वेश्चन वर्ड एज अ ज्वाइंट। इसको ज्वाइन करने के लिए कनेक्टर के रूप में लगाएंगे। काय के रूप में? अब कनेक्टर ये क्या काम करता है? जोड़ने का। क्या काम करता है? इसको इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं? कंजंक्शन। क्या कहते हैं? तो ये हाउ मच अकेले नहीं बेटा, हाउ के साथ अगर मच लगा है या मेनी लगा है तो हाउ मच किसके साथ होगा? संज्ञा के साथ। तो हाउ मच मनी पूरा यहीं पर जुड़ जाएगा। हाउ मच मनी। अब यह सेंटेंस आपका कैसा था? इंट्रागेटिव। कैसा है? हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? सब्जेक्ट से। और जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये कैसा बन जाएगा? असर्टिव। इट मींस हेल्पिंग वर्ब इज पुट आफ्टर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है? यू। अब जरा ध्यान दो, तीसरा नियम हमने बताया था रिपोर्टेड सब्जेक्ट। क्या बताया था? रिपोर्टेड सब्जेक्ट इफ देयर इज फर्स्ट पर्सन देन इट is changed according to its speaker, and if there is second person personal pronoun it is changed according to the audience। यहाँ पर you है, you किसके लिए होता है? सामने वाले के लिए। कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन इसमें कहने वाला कौन है? ही। इसको स्पीकर कहेंगे। सुनने वाला कौन है? देम को क्या कहेंगे? ऑडियंस। तो यू किसके लिए है? देम के लिए। किस केस में आएगा? नॉमिनेटिव केस में। देम का दे। अब डू वांट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की रिपोर्टेड वर्ब काहे बदल जाती है? पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट में, बिकॉज द रिपोर्टिंग वर्ब इज आल्सो इन द पास्ट। जब ये क्रिया पास्ट की हो, कौन सी? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, तो आगे की क्रिया प्रेजेंट के बजाय काहे हो जाती है? पास्ट में। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट काहे हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो डिड लगना चाहिए, लेकिन अब ये कैसा बन गया? असर्टिव। तो असर्टिव में डू या डज या डिड का प्रयोग, और जब डिड नहीं लगेगा तो मेन वर्ब किस फॉर्म में आएगी? सेकंड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म।
तो वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड, और क्वेश्चन मार्क लगेगा या फुल स्टॉप? फुल स्टॉप। बन गया? समझ में आया? ठीक, नेक्स्ट बोलो बेटा। बी क्विक, QUICK, फुल स्टॉप। यू विल बी लेट, इसको कंबाइन करना है कंपाउंड में, लिखते जाना। कंपाउंड सेंटेंस, तुम भी लिख लो मुस्कान, नहीं आए थे तब भी लिख लो। हाँ, अब जरा ध्यान दो, आपके लिखे ना, देयर आर टू सिंपल सेंटेंसेस। कितने हैं? टू। सिंपल हमने क्यों कहा? देयर इज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। कितनी फाइनाइट वर्ब है? वन। बी क्विक, बी फर्स्ट फॉर्म की इज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, देन द सेंटेंस इज इन इंपरेटिव फॉर्म। कौन से फॉर्म में? इंपरेटिव मीन्स आज्ञार्थक। क्या कहा? शीघ्रता करो, जल्दबाजी, जल्दी करो। और फिर क्या कहा? यू विल बी लेट, इसमें भी वन फाइनाइट वर्ब है, विल के साथ बी लगा है। हो जाओगे, क्या हो जाओगे? लेट। हाँ, शीघ्रता करो, तुम्हें देर हो जाएगी। दोनों ही अलग अलग सेंटेंस हैं। अब इन दोनों को जोड़ देना है, और जोड़ना काहे में? कंपाउंड में। व्हेन वी हैव टू कंबाइन two or more than two simple sentences into one compound sentence, then we use coordinating conjunction. कौन सा conjunction? यानी conjunction है two kinds. फर्स्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग से क्या बनता है? और सबऑर्डिनेटिंग से कॉम्प्लेक्स। तो इसको अब जरा हिंदी में बताओ। शीघ्रता करो, तुम्हें देर हो जाएगी। अब जरा जोड़ के कहो, शीघ्रता करो अन्यथा तुम्हें, तो अन्यथा के लिए क्या कहेंगे? अदरवाइज। अदरवाइज कौन सा काम करेगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम करेगा। क्या लिख दे? बी क्विक अदरवाइज यू विल बी लेट एंड फुल स्टॉप। अगला बोलो बेटा। Do not eat too much. हाँ, You will be ill. हाँ, Combine to complex. हाँ, ध्यान दो बेटा। There are two sentences and they are the example of simple sentences. First, our former sentence is the example of imperative form and the later sentence is the example of assertive form, and they have to be combined into complex sentence. Then we need, हमें आवश्यकता है काहे की? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। कौन से कंजंक्शन की? क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की आवश्यकता पड़ती है। अब जरा ध्यान दो, इसका अर्थ क्या होगा? डू नॉट ईट। हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? सब्जेक्ट से पहले, और सब्जेक्ट दिया ही नहीं है। दिया है कहीं? डू के बाद निगेटिव एडवर्ब, ईट फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट ईट का अर्थ हो जाएगा मत खाओ। अब किसको कहा मत खाओ? आज्ञा किसको दी जाती? सामने वाले को। तो कहा उसमें मत खाओ, टू मच, बहुत ज्यादा, अत्यधिक भोजन मत करो। यू विल बी इल, तुम बीमार पड़ जाओगे। अब जब इसको हम जोड़ेंगे तो जरा ऐसे जोड़ो, यदि से जोड़ेंगे। काहे से जोड़ेंगे? अब जरा ध्यान दो, यदि किसमें लगाएंगे? इस इंपरेटिव वाले में, आज्ञार्थक वाले में। अब जरा ध्यान दो, आज्ञार्थक वाक्य कैसा है? निषेधात्मक। कैसा है? और ये वाला आपका सिंपल सेंटेंस असर्टिव अफर्मेटिव है। ये निषेधात्मक है, लेकिन जब इसको हम कंबाइन करेंगे कॉम्प्लेक्स में तो ये असर्टिव में बदल जाएगा। काहे में बदल जाएगा? और ये शर्त में आ जाएगा। काहे में आ जाएगा? शर्त माने कंडीशन, कंडीशन माने शर्त या दशा होता है। तो ये वाला सेंटेंस असर्टिव का अफर्मेटिव बनेगा। कैसा बनेगा? अगर हम निगेटिव बना दे तो गलत हो जाएगा। तो क्या कहेंगे? यदि तुम अधिक भोजन करोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। यदि,
यदि की अंग्रेजी क्या होती, इफ। तो इफ से हम बनाएंगे इसको, इफ काहे के रूप में आएगा, जोड़ने के रूप में, ठीक। अब किसको आज्ञा दी गई, सामने वाले को। सामने वाला कौन होता है, यू इसमें छिपा हुआ है ना, तो इसमें सब्जेक्ट बन गया इफ यू। अब इसमें डू और नॉट दोनों हटा देंगे। जब खाओगे कहेंगे तो जब ध्यान दो, अगर इफ ना लगा होता तो हम यहां पर कहते विल ईट, क्या कहते, लेकिन इफ लगा हुआ है, शर्त है, तो ये गागी में हिंदी में बोला जाएगा, लेकिन इसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस लगेगा। चूंकि यू के साथ है, आई वी यू प्लूरल नंबर के साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है, और उसका इफ के साथ अर्थ आता है गा गी गे। क्या अर्थ आता है, और लगाएंगे नहीं विल, तो क्या कहें, इफ यू ईट टू मच। अब जरा ध्यान दो, अर्थ क्या हो गया, यदि तुम बहुत अधिक खाओगे, अर्थात खाते हो। हाँ, लेकिन इसको हिंदी में कहेंगे खाओगे, तो के लिए क्या लगा देंगे, कामा लगा देंगे। यू विल बी इल, यू विल बी इल, और फुल स्टॉप। ठीक, समझ में आ गया बेटा। यानी अगर इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव हो, कैसा हो, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स बनाते समय काहे में बदल देंगे, असर्टिव अफर्मेटिव में काहे के साथ, इफ के साथ, और कामा से आगे जुड़ जाएगा। नेक्स्ट, क्या, पंकज स्पोक, हाँ, स्पोक फ्यू, हाँ, देखो बेटा, देयर आर टू सेंटेंसेस, कितने सेंटेंस हैं, दो, एंड दे आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस बताया था हमने, जिसमें फाइनाइट वर्ब एक हो, उसका सब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट भी एक हो। इसमें क्या कहता है, पंकज ने भाषण दिया या पंकज बोला, ये तो कहेंगे। ये क्या कहता है, ही किसके लिए है, पंकज के लिए, वह कुछ मिनट तक बोला। अब फ्यू लगाया बेटा, केवल फ्यू होता तो ये केवल फ्यू क्या माना था, न के बराबर, यानी बोला नहीं, एक दो शब्द बोला तो न के बराबर, या एक वाक्य भी न के बराबर। अब फ्यू कह देंगे तो थोड़ा, थोड़ा कितना सकारात्मक है, निषेधात्मक नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं। द फ्यू लगा दे तो थोड़ा बोला, लेकिन जितना बोलना था वो सब बोल दिया। तो उसने क्या कहा, पंकज ने भाषण दिया, वह कुछ मिनट तक बोला। These two simple sentences have to be joined into one simple sentence. It means we have to remove one finite verb. अब जरा इसमें वर्ब देखो क्या है, इसकी वर्ब क्या है बेटा, अब इसकी वर्ब क्या है, There are the same verb, यही तो है, एक ही वर्ब है spoke, तो इसमें आराम से कॉमन हो जाएगा। और इसमें सब्जेक्ट क्या है, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, ये ही किसके लिए, तो ही लिखे या पंकज लिखे, पंकज। क्यों, क्योंकि जब पंकज नाउन भी हो, प्रॉपर नाउन भी हो या कॉमन नाउन भी हो, तब हम उसके पर्सनल प्रोनाउन को नहीं लिखते हैं, एक लिखना है। एक लिखना है तो किसको लिखेंगे, पर्सनल प्रोनाउन नहीं लिखेंगे, प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन। तो हम किसको लिखे, पंकज, सब्जेक्ट बन जाएगा पंकज। अब मेन वर्ब एक आ गई, स्पोक, यहां तक तो हो गया दोनों में, बचा क्या, फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो ये काहे से जुड़ गया, ये फ्रेज है। क्या है बेटा, फ्रेज माने देयर आर टू और मोर देन टू वर्ड्स विदाउट फाइनाइट वर्ब, किसके बिना, बिना फाइनाइट। इसमें जैसे ये स्पोक इसमें जुड़ा होता तो ये क्या हो जाता, फाइनाइट वर्ब, ये तो जुड़ी नहीं है, तो ये क्या माना जाएगा, वाक्यांश, यानी जिसमें क्रिया ना हो, एक से अधिक शब्द हो और वाक्य के बाहर उसका कोई मतलब या अर्थ निकलता ना हो। फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट तक ये कहा।
वाक्य से बाहर इसका कोई मतलब नहीं, कोई वैल्यू नहीं। तो ये वाक्यांश है, वाक्यांश से जुड़ करके ये सिंपल सेंटेंस हो गया और इसमें सारी चीजें आ गई हैं। कोई चीज बची इसमें? फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस, You are wiser than I. चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। Yes, ये शायद बनवाया था तो उस दिन नहीं, अभी नहीं बनाया है। अच्छा जरा ध्यान दो इस सब, पहले समझो ये सेंटेंस कैसा है। दिस गिवन सेंटेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब जरा एक चीज बताओ, सब्जेक्ट इसमें कितने हैं? दो हैं, दो हैं। एक क्या है और एक क्या है? आई। ये आई से पहले क्या लिखा है? देन। ये यहाँ पर देन काहे काम कर रहा है? कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। आई के आगे ये नॉमिनेटिव केस है, इसके आगे क्रिया छिपी हुई मानी जाएगी। कौन सी चीज मानी जाएगी? हिडन। हिडन वर्ब है ना। जैसे कैसे हिडन वर्ब है? जो इसमें दी है, इसके साथ क्या है? बी फॉर्म। क्या दी है? बी फॉर्म में कितनी क्रिया है? 5। इज, यही तो है। तो जब बी फॉर्म की क्रिया पहले वाले फार्मर सब्जेक्ट के साथ है, तो देन के आगे वाला जो सब्जेक्ट है उसके साथ भी बी फॉर्म की वही क्रिया समझी जाएगी। अब आई के साथ आर मानी जाएगी, आई के साथ क्या मानोगे? एम। बस इतना अंतर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इसमें यहां पर इसके आगे एम लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये देन से जुड़ा हुआ क्या माना जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या माना जाएगा? अब जरा और चीज देखो, सब्जेक्ट क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। अगर इतने कहे तो वाक्य पूरा होगा? नहीं पूरा होगा। अब ये वाइजर जब लगा दिया यू आर के साथ, तो वाइजर क्या काम कर रहा है? इस क्रिया के अर्थ को पूरा कर रहा है। क्या कर रहा है? क्रिया के अर्थ को पूरा कर रहा है। अर्थ क्या हो गया? तुम अधिक बुद्धिमान हो। बोलो कितना? देन आई, जितना मैं हूं, ये माना जाएगा। अपेक्षाकृत कह देते हैं, मेरी अपेक्षाकृत तुम अधिक बुद्धिमान हो। एक ये वाक्य हिंदी में बन जाएगा। दूसरा वाक्य इसका ये बनता है हिंदी में, तुम अधिक बुद्धिमान हो जितना कि मैं हूं। ये इस तरीके से अगर कहा जाए तो ये माना जाएगा। अब ये सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव। कैसा है? जिसमें नो या नॉट या नेवर ना लगा हुआ हो वो क्या होता है? अफर्मेटिव। और नो या नॉट या नेवर लग जाए वो क्या होता है? निगेटिव। अब जरा एक चीज और ध्यान दो, ये इसकी डिग्री कौन सी है? कंपैरेटिव डिग्री है। ये कॉम्प्लीमेंट जो है, कॉम्प्लीमेंट माने पूरक। कॉम्प्लीमेंट माने पूरक किसके लिए आता है? क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए। तो इसके अर्थ को पूरा कर रहा है वाइजर। अब वाइजर है क्या? विशेषण। विशेषण मीन्स एडजेक्टिव, यानी वह शब्द जो किसी को मॉडिफाई करे, क्वालिफाई करे, तो वो उसको क्या करता है? विशेषण कहा जाता है। तो वाइज माने बुद्धिमान। कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। और पॉजिटिव की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? वाइजर। तो ये कौन सी डिग्री है? वाइजर, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस कैसा सेंटेंस है? कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव। कैसा है? 3 चीजें बताई, कंपैरेटिव डिग्री और दूसरा सेंटेंस, और क्या बताया? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव माने सकारात्मक। और कंपैरेटिव डिग्री क्यों कहा? क्योंकि वाइजर है और ये सेंटेंस है, वाक्य है। जब कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री कैसी हो? अफर्मेटिव। कैसी हो? तो पॉजिटिव डिग्री उसकी उल्टा बनती है, अर्थात निषेधात्मक बनेगी। कैसी बनेगी? और जब निषेधात्मक बनेगी तो जो सब्जेक्ट तुलना करने वाले हैं, सब्जेक्ट कौन कौन है? यू और आई। यू की तुलना किससे की गई? आई से। तो इसमें सब्जेक्ट था यू, और अब जब हम पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। तो इसको हम इसकी जगह ले आते हैं, जैसे पैसों में बदल देते। अब आई के साथ यहां आर लगाओगे, क्या लगाएंगे? एम। आई एम। अब ये चूंकि कैसा हमने बताया था? अफर्मेटिव। तो पॉजिटिव डिग्री कैसी बनती है? उल्टा बनती है। कैसी बनती है?
उल्टा, तो अफर्मेटिव के उल्टा निगेटिव, तो नॉट लगा दें, तो आई एम नॉट। अब जब नॉट कह दिया तो नॉट कहने के बाद जो ये डिग्री है कंपैरेटिव वाली, ये वाइजर नहीं आएगी पॉजिटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री में क्या बनेगी? वाइज। तो वाइज को हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, सो वाइज एज या एज वाइज एज, क्या लिख दे? सो वाइज एज यू इधर आ गया। अब यू के साथ भी क्या माना जाएगा? छिपा हुआ आर। क्या माना जाएगा? तो दय से जुड़ा हुआ हो या एज एज से जुड़ा हुआ हो, सब्जेक्ट दिया हो, तो वो कौन सा माना जाता है? कॉम्प्लेक्स। क्या माना जाता है? कॉम्प्लेक्स। अब जरा ध्यान दो फिर से, सब्जेक्ट क्या था? हेल्पिंग वर्ब क्या थी? अब ये क्या काम कर रहा है? इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या बताया था? पूरक, यानी इसके बिना इसका अर्थ पूरा नहीं हो रहा है। तुलना किससे की गई? आई से, यानी तुम अधिक बुद्धिमान हो जितना कि मैं हूं। कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस कैसा बनेगा? निगेटिव। तो दोनों सब्जेक्ट को हम आपस में क्या करेंगे? बदल देंगे। क्या देंगे? बदल देंगे। तो आई कहां आ गया? यू की जगह। इसकी क्रिया क्या आ गई? क्यों? आई के साथ क्या लगेगा? एम। निगेटिव एडवर्ब। अब वाइजर को क्या काहे में लिखा? काहे के साथ? सो वाइज एज या एज वाइज एज। और यू कहां आ गया? तुलना करने के लिए, और फुल स्टॉप, और इसके साथ आर छिपा हुआ माना जाएगा। नोट कर लो, ये समझ में आ गया होगा।